नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्टेटस। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज का दिन विशेष है। हम लोग इंतजार करते रहे, इसलिए दर्शक भी थोड़ी देरी से यह कार्यक्रम आज देख रहे होंगे। तो देखिए, आज राज्यसभा का चुनाव और बहुत ही बड़ा चुनाव हो गया था, क्योंकि 5 सीटों के लिए 6 उम्मीदवार। राजद ने भी उम्मीदवार दिया था अमरिंदरधारी सिंह को, और देखिए नतीजे आ गए हैं। एनडीए ने सभी 5 सीटें जीत ली हैं। नीतीश कुमार अब राज्यसभा के लिए निर्वाचित किए जा चुके हैं। नीतीश कुमार, नितिन नवीन, उपेंद्र कुशवाहा, शिवेश राम और रामनाथ ठाकुर। तो देखिए, नीतीश कुमार, रामनाथ ठाकुर, नितिन नवीन, उपेंद्र कुशवाहा ये प्रथम वरीयता के मत से चुनाव जीते हैं, और शिवेश राम की जीत द्वितीय वरीयता के मतों की गिनती के बाद हुई है। तो 5 सीट एनडीए के खाते में। और तेजस्वी यादव, राहुल गांधी दोनों फिर से फिसड्डी साबित हुए। इनकी सारी रणनीति देखिए, कितना बड़ा धक्का लगा है। इनके 4 विधायक वोट देने को आए ही नहीं। कांग्रेस के 3 विधायक मनोज विश्वास, मनोहर प्रसाद सिंह और सुरेंद्र कुशवाहा। देखिए, 6 में से कांग्रेस के कुल 6 विधायक, 2 मुसलमान थे, उन्होंने मत दे दिया। क्रॉस वोटिंग की खबर नहीं है। तो ये 3 विधायक कांग्रेस के, लेकिन बीजेपी ने दिखाया क्या आरजेडी को? आपके विधायक को हम तोड़ सकते हैं, हमने तोड़ा भी, लेकिन पूरे को तोड़ना अभी उद्देश्य नहीं था। पर वोट देने कौन नहीं आया? फैसल रहमान, ढाका के आरजेडी विधायक, मुसलमान, सांप्रदायिक ताकतों से लड़ाई की दुहाई, बहुत ही मामूली मतों के अंतर से चुनाव जीते थे। 148 मतों से पवन जायसवाल हारे थे। तो फैसल रहमान क्या संदेशा दिया है बीजेपी, क्या संदेशा दिया है। और देखिए, अमरिंदरधारी सिंह का सब कुछ बर्बाद चला गया, सब कुछ। हम तो कह रहे हैं, होशियार निकले प्रेम गुप्ता, जो चुपके से रास्ता पकड़ लिए थे दिल्ली का, क्योंकि उन्हें पता था कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी में इतनी क्षमता नहीं है। अब अखिलेश प्रसाद सिंह कैसे कह रहे थे कि जितना सच मृत्यु है, उतना ही सच अमरिंदरधारी सिंह की जीत है। जीत तो हुई नहीं। और कृष्णा आलाबरू, वे आए ही नहीं। और देखिए, बीजेपी मतलब एनडीए की रणनीति साफ थी कि हमें शिवेश राम को 5वें उम्मीदवार को द्वितीय वरीयता के मतों से जीत दिलानी है। इसलिए नीतीश कुमार और नितिन नवीन को 3-3 अधिक मत आवंटित किए गए, और उपेंद्र कुशवाहा और रामनाथ ठाकुर को 1-1 मत। उपेंद्र कुशवाहा की लॉटरी निकल गई। अब देखिए, हम तो क्रेडिट देना चाहते हैं ओवैसी को, असदुद्दीन ओवैसी को, जिन्होंने अपने 5 विधायकों को इकट्ठा रखा और अपना नेतृत्व साबित किया। बसपा के सतीश यादव एलियस पिंटू यादव भी टकसाल में सही निकले, आईपी गुप्ता नेता बनकर उभरे हैं। हाँ? तो ये पूरे समीकरण, और अब इसका व्यापक परिदृश्य देखने को मिलेगा। नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, बिहार में सत्ता परिवर्तन होना है। और सत्ता परिवर्तन में किसकी ताजपोशी होगी? सम्राट चौधरी ने फिर से, नित्यानंद राय साथ में रहे, संजय जायसवाल साथ में रहे, ऋतुराज सिन्हा साथ में रहे, लेकिन यह साबित किया कि हम विपक्ष को धराशायी करने की ताकत रखते हैं। अब देखिए, 3 कांग्रेस वाले, अब बोलेरो की सवारी की जरूरत भी नहीं है, मोटरसाइकिल पर भी ट्रिपल राइडर चल सकते हैं। अनुशासनात्मक कार्रवाई क्या करेंगे? फैसल रहमान आरजेडी वाले, 3 मुसलमान विधायक हैं मात्र, उनमें एक तो ऐसे छिटक गए, आए ही नहीं वोट देने। और तेजस्वी के सामने चुनौती, यदि वे कोई एक्शन लेते हैं तो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि आरजेडी की विधायकों की संख्या 25 से घटकर 24 हो जाएगी। तो आज के नतीजे पर राज्यसभा में 5 सीटें एनडीए के खाते की। आप इसे कैसे पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं अजीत जी? देखिए ज्ञानेश्वर जी, पहले अब कुछ तो हम लोगों को लोग लगातार देखते हैं तो क्या बताया जाए, लेकिन चूंकि बताया जाता है इसलिए हम लोग को बताना चाहिए कि हम लोग कितने दिनों से ये बात कह रहे थे कि इस तरह का नतीजा आएगा। हमको तो ध्यान है कि 10-15 दिन पहले हम लोगों ने कहा था कि ये होशियार होंगे, एडी सिंह तो चुनाव नहीं लड़ेंगे।
बिल्कुल। जो भी होशियार होगा वो चुनाव नहीं लड़ेगा, ये कहा था हम लोगों ने। दूसरी हम्म। बात कही थी कि तेजस्वी यादव को किसी हार्डकोर पॉलिटिकल आदमी को चुनाव लड़ाना चाहिए, कि हम्म। धन बल से आप मैनेज ही नहीं कर सकते थे चुनाव को भारतीय जनता पार्टी के सामने, चाहे कितना भी हम्म। कोई धनी व्यक्ति आ जाए। आप सरकार की माइट से थोड़ा लड़ सकते हैं, भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों जहां है, आप उसे लड़ नहीं सकते थे। तो आप हार्डकोर जी। पॉलिटिकल आदमी को, किसी पॉलिटिकल व्यक्ति को चुनाव लड़ाए रहते, तो आज आपका भी हम्म। मुंह रहता कहने का कि भाई आपने एक पॉलिटिकल आदमी लड़ाया और उसको इन लोगों ने हरवा दिया। और आप जी। सिंपल पॉलिटिकल कैलकुलेशंस भी नहीं समझ पाए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार को पांचवा उम्मीदवार बनाया है, उस हम्म। उम्मीदवार को जो दलित जाति से आता है, दलित समाज से आता है, तो जी। उसको हराने के लिए कैसे कोई जो दो दलित बड़ी पार्टियां हैं, चिराग पासवान हम्म। की और जीतन राम मांझी की, वो तो इधर उधर हो ही नहीं सकते हैं। और एक बिल्कुल। उपेंद्र कुशवाहा खुद ही लड़ रहे थे, बीजेपी खुद मैनेज कर रही थी। तो बीजेपी ने जो स्ट्रेटेजी बनाई, वो आप एक दूसरी, एकदम दूसरी लाइन पर चल रहे थे। पता नहीं किस किस दुनिया में रह के हम्म। लोग स्ट्रेटजी बना रहे थे। मतलब सिंपल समझ होती तो ये वाली गलती नहीं होती, नहीं लड़ते चुनाव इस तरह से। धन बल से, बाहुबल से आप किसी तरह से मुकाबला बीजेपी का नहीं कर सकते थे, तो हारना तय था। और अजीत जी मैंने तो निजी तौर पर अमरिंदर धारी सिंह को मना किया। देखिए, बताइए। मेरे बड़े अच्छे रिश्ते रहे, मेरे बड़े अच्छे रिश्ते रहे, और जो मेरी राजनीतिक समझ थी, और मेरे रिश्ते अच्छे रहे हैं, आत्मीय रहे हैं, और हर बुरे वक्त में वो मेरे साथ खड़े भी रहे हैं। तो हमने मना किया था कि जो स्थितियां और परिस्थितियां हैं उसमें कुछ दिखता नहीं है, लेकिन खैर माने नहीं। तेजस्वी यादव ने भरोसा दिला दिया होगा, या जो भी नहीं, राजनीति समझ में आ देखिए, गई होगी। अब वो एक तो क्या है कि जिस जब आदमी बहुत पैसा हो, जिस आदमी के पास 6 साल राज्यसभा रहे हो, तो उनको, सब आदमी को अपनी बुद्धि तो सबसे ज्यादा लगती है ना, फिर वो हम्म। पर्दा पड़ जाता है आंखों में। और समझाने वाले तमाम लोग होंगे, सबके अपने जी। फायदे थे ना इसमें, सबका फायदा जुड़ा हुआ था। कोई काम इसमें चैरिटी तो कोई कर नहीं रहा था, पत्रम कोई व्यक्ति पुष्पम चैरिटी नहीं सत्य। कर, जी। सबको सबको कोई चैरिटी नहीं कर हम्म। रहा था। चाहे टिकट देने हम्म। से लेकर के, मैनेज करने से लेकर के, वोट डालने तक, कोई चैरिटी नहीं कर रहा था इसमें। हम्म। तो वो अपना गंवा करके, अलग हो सकता है कि वो कहें कि भाई समंदर में से एक लोटा पानी निकल गया तो क्या चला गया, हमको तो इतना ज्यादा है, वो अलग चीज है। लेकिन बिल्कुल। पॉलिटिक्स में डिफीट का एक अलग मामला होता है ना, एक अलग मतलब होता है। आप जी। ग्रेसफुली नहीं लड़े रहते तो फिर आपकी आपकी स्थिति दूसरी होती, लेकिन आप हारे। हम्म। हमने पिछले बार आपसे बातचीत में ये मिसाल दी थी कि अनिल शर्मा के साथ जो हुआ था वो ना हो जाए इनके साथ, और हो गया वो। यही अनिल बिल्कुल। शर्मा के साथ भी हुआ था। तो हम्म। एक तो वो था कि हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि नहीं मैनेज होगा, पांचों सीटें एनडीए जीतेगी, जीत गए पांचों सीट एनडीए। हम्म। अब जो जिस तरह का मैनेजमेंट किया है मैं भारतीय जनता पार्टी या एनडीए ने, जी। उसको, उसमें पहली टिप्पणी तो ये है कि ये पहली बड़ी परीक्षा थी सम्राट चौधरी की, कि बिल्कुल। आपको आपको अगर कोई बड़ा पद लेना है, संभालना है आगे नीतीश कुमार के, तो ये परीक्षा थी। उन्हीं के घर पे सब मॉक पोल हो रहा था, हुआ मॉक पोल उन्हीं के हम्म। घर पे हुआ, और वहीं से सारी स्ट्रेटजी बनी, और फिर वो कामयाब हुए। उन्होंने भी अपनी एक क्षमता, अपनी ताकत जो दिखानी थी, हालांकि उसमें हम सुन रहे हैं कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह की भूमिका निभाई। विजय सिन्हा की भी भूमिका की बिल्कुल। चर्चा है, आनंद मोहन की भी भूमिका की चर्चा है, लेकिन ओवरऑल जो है सम्राट चौधरी का एक मामला रहा हाँ, कि दो उन्होंने, लोग बहुत देरी से आए थे ना, दो लोग बहुत देरी से आए, बुलो मंडल और अजीत कुमार। बिल्कुल। तो ये सब जी। चीजें भी रही वहां, तो ये मैनेज हुआ, अच्छे अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया। एक तो ये एक हुआ एनडीए की तरफ से, हम्म। एनडीए के सारे वोट गिरे। और आपने जैसा कहा, हम लोग ये भी कह रहे थे कि कोई व्यक्ति, बड़ा नेता जब लड़ता है तो एकदम कट टू कट मार्क पर वोट अलॉट नहीं होते हैं, वोट हमेशा ज्यादा बिल्कुल। अलॉट किया जाता है। हम्म। तो वोट ज्यादा अलॉट किया गया था, और वो इसलिए भी अलॉट किया गया था कि उन लोगों को पता था, कि गणित पता था कि जब वोट अलॉट करेंगे ज्यादा, तो जो डिजायर्ड वोट से ज्यादा वोट होगा वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट होकर के और सेकंड प्रेफरेंस वाले कैंडिडेट को ट्रांसफर हो जाता है। तो उनको हम्म। पता था कि 44 वोट भी मिलेगा तो 41 पर उनको चुनाव जिता दिया जाएगा, और बाकी 3 वोट है वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट होकर के, और दूसरी वरीयता को, जिसका वोट जिसको दिया गया था उसको चला जाएगा। और यहाँ हम्म। दूसरी वरीयता के 164 वोट सीवेश राम के लिए मार्क किए गए थे पहले से, कि हर व्यक्ति, जी। ये मॉक पोल में भी हुआ था कि हर व्यक्ति पहली वरीयता का अपना अलॉटेड वोट करेगा और दूसरी वरीयता का वोट सीवेश राम के लिए करेगा। तो वो हम्म। जो अतिरिक्त वोट ट्रांसफर किए गए थे वो भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट होकर कम हो जाता है, लेकिन वो सेकंड वरीयता वाले को ट्रांसफर हो जाता है। हम्म। दूसरी ओर आरजेडी के पास एक भी सेकंड वरीयता का वोट नहीं था, तो उनको तो पहली बिल्कुल। वरीयता के ही 41 वोट का इंतजाम करना था, हम्म। तो वो नहीं हो सकता था। इधर 164 सेकंड प्रेफरेंस के वोट थे, और जो एडिशनल वोट मिले थे चारों कैंडिडेट्स को, नीतीश कुमार को, नितिन नवीन को, रामनाथ ठाकुर को और उपेंद्र कुशवाहा को, वो एडिशनल वोट ट्रांसफर हो गए फ्रैक्शन में कन्वर्ट होकर के सेकंड हम्म। प्रेफरेंस में। तो वो चुनाव जीत गए। अब वो कैलकुलेशन इतना जटिल होता है कि वो बड़ी बहुत समझाना जरा कठिन हो जाएगा इस समय, उसका बिल्कुल। कैलकुलेशन थोड़ा जटिल होता है।
तो हम्म, कुल लबो-लुआब ये है कि ये पांचों सीटें जीत गए। अब लॉन्ग टर्म में इसके पॉलिटिकल इफेक्ट को देखिए और इनके पॉलिटिकल मैनेजमेंट को देखिए। अब हम्म, आप ये कांग्रेस पार्टी के 6 में से आधे विधायक इधर उधर कर रहे हैं, पार्टी के साथ नहीं है, ये तो पहले से दिख रहा था। बिल्कुल। कितने पहले से दिख रहा था। इसी वजह से आज तक कांग्रेस पार्टी अपना नेता नहीं चुन पाई है कि किसको नेता चुने। पता चला जिसको जी। नेता चुने वही गायब हो गया। तो हम्म, नेता नहीं चुना गया। अभी 3 महीने से ज्यादा हो गए, 4 महीने, चौथा महीना चल रहा है, अभी तक नेता नहीं चुना गया। हम लोगों ने देखा कि जब पहली बार चुनाव के बाद अपनी पहली यात्रा पर कृष्णा अलवर आए तो क्या सीन था हम्म, एयरपोर्ट का, जहां अकेले राजेश राम गए थे, कोई विधायक नहीं गया वहां। राहुल गांधी ने दिल्ली में बैठक बुलाई तो फिर 6 विधायक आए उनके, लेकिन वहां भी चूंकि उन लोगों को अंदाजा था कि इसमें 3 लोग या 4 लोग हमारे साथ नहीं है, तो कोई नेता चुनने का फैसला उस बैठक में भी नहीं हो सका। तो हम्म, उनके लिए जब ये सब पहले से पता था, तो उनके मैनेजमेंट का कोई बंदोबस्त क्यों नहीं किया गया, जब ये चीजें बिल्कुल। पहले से पता थी। हालांकि बंदोबस्त काम नहीं करता है ज्ञानेश्वर जी। अभी देखा हम्म, हम लोगों ने कि उड़ीसा के कांग्रेस के विधायक बेंगलुरु भेजे गए थे, इसके बावजूद उन लोगों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। तो जी। वो बाहर और ले कुछ जाके तो गए मैनेज, ही नहीं थे, कुछ तो गए ही नहीं थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किया है हाँ गए उड़ीसा नहीं में। थे। 8 ही लोग गए ना, जी, 14 विधायक हैं कांग्रेस के, 8 ही लोग बेंगलुरु गए। तो बिल्कुल। ये जब इस तरह की स्थिति आती है, तो ये मैनेजमेंट रिसोर्ट पॉलिटिक्स भी बहुत काम नहीं हम्म, करता है इस तरह। और कांग्रेस की हालत देखिए ज्ञानेश्वर जी, अभी हम देख रहे थे बिहार में कांग्रेस पार्टी ने 35 करोड़ रुपया खर्च किया चुनाव में, हम्म। और उस 35 करोड़ से इनके 6 विधायक चुने गए, मतलब एक विधायक 6 करोड़ का पड़ा कांग्रेस पार्टी को। और 35 और को तो पक्के के होंगे ना। पक्के के कांग्रेस जी, पार्टी ने खर्च किया, बाकी के कैंडिडेट जी। लोगों ने अलग खर्च किया, अपना कैंडिडेट्स का खर्चा हम्म, अलग है। ये हम्म, 35 करोड़ कांग्रेस हाईकमान का पैसा है। एआईसीसी का पैसा 36-35 करोड़ खर्च हुआ, मतलब एआईसीसी को 6 करोड़ का एक विधायक पड़ा, और उसमें सभी 3 गायब हो बिल्कुल। गए। जी। तो अब आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी की बिहार में क्या स्थिति है, किस तरह से ये लोग चुनाव लड़े, लीडरशिप का क्या मतलब होता है। देखिए, ये नीतीश कुमार के रिजीम में हमको लगता है कि 20 साल में एक ही बार या 2 बार राज्यसभा चुनाव में मतदान की नौबत आई होगी। कभी जी, मतदान की नौबत ही नहीं आती थी, और ये नौबत आई और उसी में कांग्रेस पार्टी का एक्सपोज हो गया। कांग्रेस पार्टी की 6 में से आपके साथ कोई नहीं है, और कोई हम्म, मैनेजमेंट करने वाला भी नहीं है जो मैनेज करे। अभी हम लोग बाकी लीडरशिप पर आएंगे, लेकिन ये एक बड़ा बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी के लिए। और हम्म। आरजेडी वाले की व्याख्या अगर हम लोग करना चाहें फैसल रहमान की, तो उसमें और ज्यादा पेंच है। जी, देखिए, उसमें उसमें फैसल रहमान का एक तो आपने बता ही दिया कि बहुत कम अंतर से जीते हैं, एकदम थिन हम्म, लाइन पर हैं वो, और मुकदमा चल रहा है कोर्ट में। तो क्या बिल्कुल। ऐसा है कि वो उनको लग रहा है कि भाई हम नहीं भी आएंगे, इसमें कोई दल बदल कानून लागू नहीं होता है। अगर हम्म, कोई कार्रवाई करने के लिए भी होगा, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि तेजस्वी यादव लिख करके स्पीकर को देंगे कि इनको अयोग्य घोषित करिए। तो वो हम्म, स्पीकर का डिस्क्रिप्शन है, उसका विशेष अधिकार है कि वो डिसाइड करेंगे या नहीं करेंगे, किस ग्राउंड पर आप इनको चाहते हैं पार्टी से निकालना। पार्टी जी, से आप निकाल दीजिएगा, अगर पार्टी से निकाल दीजिएगा तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, विधायक की तो नहीं जाएगी बिल्कुल, उनकी। तो बिल्कुल। वो उनको पता होगा कि हमारे खिलाफ ये नहीं हो सकता है। लेकिन अगर जेडीयू बीजेपी का सद्भाव मिल जाता है, तो क्या हम्म, पता मुकदमे में कुछ राहत मिल जाए, जो मुकदमा है वो टलता रहे और विधायकी न जाए। एक ये हम्म, संभावना उनकी है। दूसरी एक संभावना ये भी है कि उनका एक टकराव बन गया था ओवैसी की पार्टी के साथ में। हम्म, चूंकि असदुद्दीन ओवैसी ने सबसे पहले वहां कैंडिडेट घोषित किया था राणा रंजीत को, जो जी, सीताराम सिंह के बेटे हैं। राणा रंजीत को अपना उम्मीदवार बनाया था ढाका में जाकर के, और हम्म, असदुद्दीन ओवैसी वहां प्रचार के लिए भी गए थे। और उसकी वजह से 5-6 हजार वोट हमको लगता है कि इनका टूटा था, इनका फैसल रहमान का, जिसकी हम्म, वजह से मार्जिन इतना नैरो हुआ था। हो सकता है कि उसका कुछ नुकसान पवन जायसवाल को भी हुआ हो, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। लेकिन मुसलमान का वोट भी कुछ टूटा हुआ। अब बिल्कुल। ओवैसी के साथ आने के बाद उनको फैसल रहमान को अपना कुछ डिसीजन लेना पड़ा हो कि भाई अब हम ये ग्राउंड बना लेते हैं डिसीजन लेने के लिए। देखिए, ये सब हम लोग कारण खोज रहे हैं, असली कारण तो नहीं, ये है कि और भी एक सत्तारूढ़ दल कारण की है, तरफ और से भी एक उनको कारण तैयार है किया अजीत जी। गया। और भी एक कारण है, एडी सिंह के जो सबसे करीबी हैं फैसल अली, जो फैसल, बिहार बिल्कुल। विधान परिषद के सदस्य हैं, उनसे भी कहा जाता है कि फैसल रहमान का 36 का रिश्ता है, हाँ, क्योंकि शिवहर शिवहर से फैसल रहमान चुनाव लड़ चुके हैं, ढाका चाहते हैं, उसी तो में उनसे भी रिश्ता। तो यह भी एक कारण बताया जा रहा है कि फैसल रहमान और फैसल अली का निजी रंजिश। निजी 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 विवाद है। तो ये 2-3 कारण हैं, पॉलिटिकल कारण है, जो हम लोग जी, इसको डिकोड करके बताना जरूरी था। लेकिन असली कारण तो ये है कि सत्ता पक्ष की तरफ से अप्रोच किया गया, और पता नहीं क्या प्रलोभन दिया गया, क्या और कहा गया, वो तैयार हो गए इस बात के लिए कि हम वोट नहीं करेंगे। हम्म, वो वोट करने नहीं आए। ये वो जो ऑफिशियल कारण है कि उनके परिवार में कोई माँ उनकी या कोई बीमार है, परिवार में कोई बीमार है, दिल्ली में थे, वो नहीं गए। ये ऑफिशियली ये कहा जा रहा है, जो सुनने को मिला। लेकिन उनको अप्रोच किया वहां गया तो होगा माँ सरकार। बीमार है अजीत जी, मैनेजमेंट देखिए, वहां तो माँ बीमार है। और निरंजन मेहता जो विधायक हैं एनडीए के,
वे व्हील चेयर पर स्वयं बीमार है, स्वयं चलने की स्थिति में नहीं है, व्हील चेयर पर आए और उन्होंने मत दिया। वही कह रहे हैं। तो ये सब ये एक ऑफिशियल रीजन होता है, दो जी। तीन अनऑफिशियल रीजन है जो हम लोगों ने बताया, और एक असली कारण होता है। इन सबसे अलग असली कारण होता है जो सरकार का, जो हम बार बार कहते हैं कि सरकार के पास स्टिक एंड कैरेट दोनों चीजें होती हैं। डंडा भी है और गाजर भी है। आपके सामने गाजर भी लटकाया हुआ है और एक हाथ में डंडा भी है, जो चलाने की जिस समय नौबत आती है सरकार उस दोनों का इस्तेमाल करती है। तो वो अपना उन्होंने वोट नहीं किया। अब तेजस्वी यादव के लिए जो सबसे बड़ा सवाल है, अब जो लीडरशिप का सवाल है, उनके नेतृत्व के साख का सवाल है। वो लड़ने आए थे, और ये बात उनके लोग अभी नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया, उनका जो इकोसिस्टम है, कि देखिए तेजस्वी यादव ने जो है किस तरह से लड़ाई लड़ी, अंतिम समय तक वो लड़ते हैं, अंतिम समय तक लड़े। उनके 35 विधायक हैं लेकिन 37 की संख्या तो फिर भी उन्होंने पूरी की। ये सब बातें जो है उनके लिए उनका इकोसिस्टम चला रहा है। लेकिन ये बात कैसे कोई माने कि आप लड़ रहे थे? यहाँ तो ये माना जाएगा ना कि अमरिंदरधारी सिंह लड़ रहे थे, अखिलेश प्रसाद सिंह उनके लिए चुनाव का प्रबंधन कर रहे थे, अमरिंदरधारी सिंह लड़ रहे थे, उनके जो संसाधन है उन संसाधनों के दम पर लड़ा जा रहा था। आप थोड़े चुनाव लड़ रहे थे। तेजस्वी यादव इसमें क्या चुनाव लड़ रहे थे? आरजेडी कौन सा चुनाव लड़ रही थी? आरजेडी क्या प्रबंधन कर रही थी? इतनी बड़ी पार्टी है तो आप प्रबंधन करते, हर एक विधायक के पीछे आपका 4 आदमी लगा होता, कैसे विधायक नहीं आया? तो प्रबंधन कोई नहीं किया उन्होंने। और उनको, उनके बारे में, उनकी छवि को लेकर के भी ये बातें चारों तरफ इस चुनाव के जरिए प्रचारित हुई कि उन्होंने किस कंसीडरेशन में अमरिंदरधारी सिंह को टिकट दिया। पूरे अमरिंदरधारी सिंह जो हैं आपके मित्र हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक पिछली बार राज्यसभा बनने के बाद तो वो आरजेडी के साथ थे ही नहीं। आरजेडी के कहां, आरजेडी के किस फंक्शन में या किस उसमें राज्यसभा में कहां वो आरजेडी के एजेंडे उठाते थे? और हम जानते हैं कि आरजेडी के कई लोगों से उनके बड़ी नाराजगी थी, जो तेजस्वी यादव के बड़े नजदीकी हैं। वो उन लोगों की राजनीति से बड़े दुखी होते थे। विधानसभा चुनाव के समय भी वो बहुत दुखी थे कि ये लोग किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। तो एक तरह की दूरी बनी हुई थी। चुनाव के समय वो नजदीक आए और फिर आपने उनको टिकट दे दिया। नहीं, ये साफ लग रहा था कि उनको टिकट नहीं दिया जाए। समस्या ये थी, देखिए समस्या है लालू यादव और तेजस्वी यादव। देखिए अमरिंदरधारी सिंह लालू यादव को नेता मानते हैं, और लालू यादव भी अमरिंदरधारी सिंह को साहब कहते हैं। और चुनाव में, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में, दोनों में अमरिंदरधारी सिंह ने बहुत मजबूती से यह पक्ष रखा था तेजस्वी यादव के सामने कि आप इतने भूमियारों को टिकट दीजिए, तब देखिए भूमियार आपके साथ चलेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने वह बात मानी नहीं, तो वहां से दूरी बढ़नी शुरू हो गई। हाँ, तो उस दूरी को एकदम उन्होंने एक्सप्रेस किया। ऐसा नहीं था कि वो छिपा के रखते थे इस बात को। वो पब्लिकली राज्यसभा में लोगों के सामने, पत्रकारों के सामने बातचीत में अपनी शिकायत, अपनी नाराजगी जाहिर करते थे। और उनकी नाराजगी लालू यादव, तेजस्वी यादव से ज्यादा तेजस्वी यादव के आसपास के जो लोग थे, जिन लोगों ने उनको डुबाया, उन लोगों से थी। तो इसके बावजूद फिर आपने उनको टिकट दिया, तो ये इस कंसिडरेशन लोग जानते हैं। हालांकि हम देखिए जो बरबोलापन है, कल आपने देखा एमएलसी संजय सिंह, माफ कीजिएगा सुनील सिंह, बिस्कुमान वाले, कल वो क्या कह रहे थे? कल धुआं धुआं हो जाएगा। हो गया ना धुआं धुआं? बताइए। धुआं धुआं हो गया ना? हो गया ना धुआं धुआं? तो आप अपनी चिंता कीजिए कि भाई ओवैसी की पार्टी से क्या समझौता हुआ है पता नहीं। आने वाले दिनों में एमएलसी का चुनाव भी है, बिल्कुल एक ही सीट आपको मिलनी है। तो आरजेडी वह सीट लेगी या समझौते के तहत कोई समझौता हुआ है कि ओवैसी की पार्टी को दी जाएगी। और खतरा यह भी कि जब आप 2026 में हारे हैं, तो 2028 में जब फिर से द्विवार्षिक चुनाव आएगा राज्यसभा का, तभी भी आप हारेंगे। हाँ, बिल्कुल हारेंगे, कोई उसमें कोई डाउट नहीं है। ये आज ही इसकी पटकथा लिख दी गई कि आप हारेंगे, 28 का चुनाव भी हारेंगे। उसकी पटका, बल्कि हो सकता है कि इससे ज्यादा अंतर से आप उस समय आपको झटका लगे, ज्यादा अंतर का, क्योंकि आप पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। पॉलिटिकल लोगों को अपने साथ मैनेजर के तौर पर भी नहीं रखा है और ना अपने सलाहकार के तौर पर रखा है। पॉलिटिकल लोगों को, नॉन पॉलिटिकल लोग, नॉन सीरियस लोग आपके साथ राजनीति का के संचालन करते हैं। नहीं तो इस तरह की बातें नहीं होती है। कोई जंग नहीं लड़ा जा रहा है कि धुआं धुआं कर देंगे। ये ईरान और इजराइल के युद्ध का मैदान नहीं है। ये विधानसभा में हो रहा था, विधानसभा में धुआं धुआं कर दीजिएगा। विधानसभा में क्या धुआं धुआं कर दीजिएगा? और धुआं धुआं तो टिपिकल एकदम क्रिमिनल एक्सप्रेशन है भाई। लोग बिहार में ऐसे भी अच्छा करने के लिए कहते हैं कि गर्दा उड़ा देंगे, तो गर्दा उड़ जाएगा कहते तब भी चलता है कि गर्दा उड़ जाएगा। ये धुआं धुआं तो एकदम क्रिमिनल एक्सप्रेशन है, जो आप क्रिमिनल एक्सप्रेशन कर रहे हैं कि जैसे जंग हो रही है कि आप उसमें धुआं धुआं उड़ा देंगे। तो अभी ये तैयारी कुछ नहीं थी। कल ही 4 विधायक गायब थे। विधायक तो कल ही से नहीं मिल रहे थे इन लोगों को। और तब आप कॉन्फिडेंस अपना दिखाने के लिए अगर कह भी रहे थे तो पॉलिटिकल बातें करनी चाहिए। खैर वो नहीं होना था। और हम लोग का प्रोग्राम जो देख रहा है उसको पता होगा कि 12 दिन 15 दिन से हम लोग कह रहे थे, नॉमिनेशन के पहले से कह रहे थे कि नहीं लड़िए तो आप किसी पॉलिटिकल आदमी को लड़ाइए और उसको पॉलिटिकल लड़ाई लड़िए इस बात को। तो उन्होंने नहीं किया, चुनाव हार गए। अब जो
उनकी स्थिति तो आगे बहुत ही मुश्किल होगी। देखिए, उनका एक लीडर के तौर पर उनका स्टेटस एकदम लेम डक हो गया। अब उनकी अपनी पार्टी में भी उनके नेतृत्व को लेकर के सवाल लगातार उठते रहेंगे। ये हम लोगों ने पहले भी ये भी कहा था कि अगर आप लड़िए तो फिर आप हिम्मत के साथ लड़िए। और अब ये सवाल भी उठेगा कि क्या इस बात को वो पहले से भांप गए थे तभी खुद नहीं लड़े? उनके भी तो लड़ने की बिल्कुल चर्चा हो रही थी तेजस्वी यादव के कि वो बिल्कुल भी लड़ सकते हैं राज्यसभा का चुनाव, तो नहीं लड़े, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको पहले ही अंदेशा था कि हम जीत नहीं सकते हैं। फिर हम्म आपने एक दूसरे आदमी को बलि का बकरा बनाया। अब आप जिसको जोड़ने जा रहे थे, भूमिहार को आप जोड़ना, अपने साथ जोड़ना चाहते थे, वो तो काहे को जुड़ेगा आपके साथ? तो हम्म खैर, वो एक इनकी राजनीति तो लेमडक हो गई आगे के लिए। कांग्रेस की राजनीति अब बिल्कुल ही समाप्त हो गई। अगर कांग्रेस को नए सिरे से खड़े होने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसकी इनके पास जो भी बड़े नेता थे, कायदे के नेता थे, सब साथ छोड़ करके चले गए। अशोक चौधरी पहले चले गए, अनिल शर्मा चले गए, अखिलेश प्रसाद सिंह को आपने हटा दिया। चुनाव के पहले कौन पार्टी अपने चुनाव के पहले मतलब अपना अध्यक्ष बदलती है? ठीक, पहले आपने बदल दिया, वो भी कर लिया। जो पॉलिटिकल प्रभारी आपके यहाँ आते थे उन सबको हटा दिया, कृष्णा आलावरू को भेजे। तो बेसिक गड़बड़ी है डिजाइन में कांग्रेस के। उसको जब तक नहीं बदलेगी, कांग्रेस का कुछ भला बिहार में नहीं हो सकता। अपने पैर पर तो हम्म। खड़ी नहीं हो सकती है कांग्रेस पार्टी अभी तत्काल। अब जो सत्ता पक्ष है, इसके अंदर भी पुल्स एंड प्रेशर कई तरह के इसमें दिखेंगे आप। नहीं, सत्ता पक्ष के पहले हम एक और देखिए, जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो हम लोगों ने यह बात भी दर्शकों को बताई थी कि एनडीए किसी भी कीमत पर 85 प्लस 41 नहीं होने देगा, हम्म, 126 नहीं होने देगा। तो 126 नहीं होने दिया गया, लेकिन 85 प्लस 37 122 हो गए। कोशिश थी कि महागठबंधन को 35-36 पर रोक दिया जाए ताकि 122 का जो जादुई आंकड़ा है वहां नहीं, 122 तक पहुंच गए तेजस्वी यादव। लेकिन यह ऐसा आंकड़ा है जहां कोई रिस्क नहीं ले सकता है जेडीयू। हाँ बिल्कुल, अब वो कोई रिस्क नहीं है। अगर 126 हो जाता, जो आप उस दोबारा हम आपको एक दिन और हम कह रहे थे, आपने जो थंबनेल उस दिन लगाया था कि अगर महागठबंधन जीता तो फिर महागठबंधन की सरकार यहाँ, तो वो बिल्कुल। हो सकता था। अभी तत्काल नहीं होता, लेकिन वो हम्म, अस्थायी रूप से एक दबाव बना रहता। जेडीयू की बार्गेनिंग की कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती। अब हम्म, ये बात बीजेपी को भी प्रूव करना था। वही हम कह रहे थे कि जो पुल्स एंड प्रेशर है एनडीए के अंदर का, जी, उसमें लीवर किसके हाथ में रहे। ये बात हम्म, अगर 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 125-26 हो जाता तो लीवर जेडीयू के हाथ में चला जाता। अभी बिल्कुल। अब लीवर जो है बीजेपी के हाथ में है। बीजेपी ने दिखाया, हम्म, बीजेपी ने मैनेज किया। और अब क्रेडिट तो बीजेपी ही लेगी ना कि हमने अपना पांचवा उम्मीदवार रखा, हमने, बीजेपी ने रिस्क लिया। जी, बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को नहीं जाने दिया। तो हम्म, बीजेपी ने कई तरह के मैसेज किए हैं। जो हम्म, कांग्रेस के तीनों लोग टूटे हैं, उनका सोशल बैकग्राउंड देखिए। हम्म, वो तीनों लोग आरजेडी के सोशल उसमें नहीं बैठते हैं, सोशल इक्वेशन के नहीं है। तीनों बिल्कुल। लोग एनडीए के सोशल इक्वेशन के हैं। हम्म, कुशवाहा हैं, एसटी हैं, अति पिछड़ा हैं, मतलब ये उस इक्वेशन में है जो आरजेडी का इक्वेशन नहीं है। तो बिल्कुल। अगर अगर अपना इसका मतलब कि जो जो उसका कंसोलिडेशन है, कोयरी कुर्मी धानु प्लस अति पिछड़ा, वो कंसोलिडेशन और मजबूत हुआ हम्म, उसका एनडीए का। और जो जी, अपील की जा रही थी इस तरफ से, अंदर खाने से अपील चल रही थी, अंदर खाने इस बात की कोशिश भी हो रही थी कि बीजेपी जेडीयू के भूमिहार विधायकों को इस बात के लिए तैयार किया जाए कि अपने जी, भूमिहार, हमारा एक कैंडिडेट है, एक ही भूमिहार कैंडिडेट है, इतने भूमिहार लोग रिटायर हुए तब जाकर के एक तो बचाया जाए। तो वो अपील भी काम नहीं की। इसका हम्म, मतलब जो सोशल इक्वेशन है एनडीए का, वो इक्वेशन और सीमेंटेड हुआ। उसकी अगड़ी जाति, खासतौर से भूमिहार, उसका कोई नहीं टूटा। और जो आरजेडी में उसके लोग थे उस इक्वेशन वाले, वो उसके तरफ उसकी मदद की उन लोगों ने परोक्ष रूप से की, प्रत्यक्ष रूप से जी, नहीं की, लेकिन कर दी। तो ये एक हम्म, सोशल इक्वेशन जेडीयू का, बीजेपी का, वो और मजबूती के साथ दिखा इसमें। पुल्स हम्म, एंड प्रेशर की जो हम लोग बात कर रहे थे कि लीवर अब बीजेपी के हाथ में है। जी, बीजेपी अब ये पहले जो, अब हम लोग जो बार्गेनिंग की बात कर रहे थे कि किन किन इश्यूज पर बार्गेनिंग होगी, जैसे स्पीकर का पद था, गृह मंत्रालय का पद था, पसंद से मंत्रालयों के चयन का था, समय के चयन का था, सत्ता परिवर्तन के, वो सारी चीजें हम्म, अब एकदम से कॉपी बुक स्टाइल में भारतीय जनता पार्टी का जो जो स्टाइल है उस स्टाइल में होगा। भारतीय जनता बिल्कुल। पार्टी तय करेगी कि कब करेंगे, किसको बनाएंगे, किसको क्या देंगे, ये भारतीय जनता पार्टी अब तय करेगी। ये हम्म, इसमें इसमें कहीं ना कहीं जेडीयू के मैनेजमेंट में, हम उसको कहें कि जेडीयू के तरफ से ये मैनेज होना था। जेडीयू के तरफ से भी, चूंकि हम देख रहे थे उसके लोग जो थे वो इस बात की चर्चा कर रहे थे कि उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना शुरू कर दिया नीतीश कुमार ने, लेकिन वो हम्म, हो नहीं सका जी, वो। दोनों तरफ से नहीं हुआ। हम ये भी कहेंगे कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने बहुत मैनेज कर लिया। अगर बीजेपी की तरफ से भी मैनेज करना होता तो हम लोग चर्चा कर ही रहे थे कि बीजेपी ये कोशिश करेगी कि उसका 117 प्लस 5 या 6 ले आए अपनी तरफ। बिल्कुल।
ताकि हम्म ताकि माइनस नीतीश 122-23 हो जाए, वो भी नहीं हुआ हम्म है। हम्म माइनस नीतीश 122-23 कहाँ हुआ? अगर 4 लोगों नहीं हुआ, ने, नहीं हुआ। वो भी क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है, 4 लोग एब्सटेन हम्म हुए हैं, गैर हम्म हाजिर हुए हैं वोटिंग से, उन्होंने हम्म, एनडीए के पक्ष में वोट नहीं किया है। तो अगर नहीं फिर किया। भी अगर उस गैर हाजिर वोट को जोड़ लें तब भी माइनस नीतीश संख्या 121 ही पहुंचती है। और हम्म उसमें भी खबर ये है कि जो, अब पता नहीं आपको ये फैसल वाले मामले में आनंद मोहन की भी भूमिका लोग बता रहे हैं, पता नहीं, हम बिल्कुल कंफर्म नहीं है बिल्कुल। इसमें। लेकिन आनंद मोहन का पवन जायसवाल के साथ जो रिश्ता था वो, और चेतन आनंद के यहाँ एक पार्टी थी जिसमें गए थे, ये हमने सुना, इधर उधर देखा हमने। तो हम्म ये इस तरह की जो बातें हैं, इसका मतलब कि ये वो नहीं हो सका जो करना चाहिए था, हम्म जो बीजेपी को करना चाहिए था, वो बीजेपी का भी एजेंडा पूरा नहीं हुआ। तो अब बैलेंस पर है, यथा स्थिति है उसमें, पावर बैलेंस जेडीयू बीजेपी का अपने 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 ताकत पर है, और उनकी उपेंद्र 85 कुशवाहा के उनकी बारे में 89। कहा जाता है कि यह तो मैनेजमेंट जो है वो उपेंद्र कुशवाहा का है, वो उपेंद्र उनका कुशवाहा पुराना संबंध है। जी। हाँ, पुराने साथी थे उनके। तो ये हम्म सबने मिल करके, इसका मतलब कि ये भी है कि इसको ऐसे भी कहें कि एनडीए के अंदर कहीं बिखराव नहीं हुआ, अंदर अंदर सब एक दूसरे के बारे में जो सोचते हो, लेकिन एक यूनाइटेड फेस लेकर के गए लोग, और एक होकर के चुनाव लड़े लोग। जहां उपेंद्र कुशवाहा हम्म मैनेज कर सकते थे वहां वो कर रहे थे, जहां जेडीयू कर रही थी वहां जेडीयू की, जहां बीजेपी करना था वहां बीजेपी ने किया। सबने अपने अपने लोगों को मैनेज किया और 5 सीटें चुनाव जीती, क्योंकि 5 सीटों पर चुनाव जीतना, ज्ञानेश्वर जी, ये नई सरकार के जो बनने वाली है उस सरकार के हम्म लिए बहुत जरूरी चीज थी। हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे थे, अगर पांचों हम्म सीटें नहीं जीतते तो फिर उसमें दिक्कत आती, समस्या आने वाली थी उसमें, जो आ सकती थी, अभी नहीं आती तो कभी आती। हम्म अब ये 5 सीटें जीत गए, एनडीए की एक मजबूती दिख गई। अब एनडीए में सत्ता परिवर्तन भी स्मूथ तरीके से होगा, इसमें हम्म अब कोई संदेह नहीं है, स्मूथ तरीके से होगा। और हम लोग पहले भी कह रहे थे कि सर जी, ये राज्यसभा चुनाव तो उसी दिन बहुत इरेलीवेंट सा हो गया था जब ये हुआ था कि नीतीश कुमार राज्यसभा चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। ये राज्यसभा चुनाव, अब ये राज्यसभा का चुनाव थोड़े हो, ये राज्यसभा के चुनाव से ज्यादा बड़ी बात तो ये हो गई थी कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं जी और जी। बिहार में सत्ता परिवर्तन हो रहा है। मुख्य बात इस हम्म चुनाव में ये थी कि इस चुनाव के से बिहार में सत्ता परिवर्तन जुड़ गया था, तो इस हम्म वजह से एक बड़ी चीज हो गई थी। और दूसरी बड़ी चीज ये थी कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे थे। ये भी हम्म पहली बार हुआ होगा कि राज्यसभा का नॉमिनेशन कराने अमित शाह जैसा नेता पटना पहुंचा और अपने सामने खड़े होकर के राज्यसभा का नॉमिनेशन करवाया था उन्होंने। तो हम्म ये चुनाव राज्यसभा के सामान्य चुनाव से बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया था तभी ये अंदाजा हो गया था कि किसी भी हालत में एनडीए अपने किसी उम्मीदवार को नहीं हारने देगी। तो अब ये बिल्कुल। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की भी ताकत दिख गई, जेडीयू की भी ताकत दिख गई, सबके वोट एकजुट है। और 202 में से ये भी अच्छी बात है कि कोई वोट अवैध नहीं हुआ। देखिए, हम्म माननीय लोगों के वोट बड़े अवैध हो जाते हैं, कोई कलम से स्याही गलत, मतलब स्याही यूज कर लेता है, कोई एक लिखना है वहां 2 लिख देता है, कहीं क्रॉस लगा देता है, तो ये सब कुछ नहीं हुआ बिहार में। माननीयों ने हम्म अपनी जो, जिसकी जहां आस्था थी वो आस्था प्रकट की है। तो ये कुल मिलाकर के जो अंदाजा लग रहा था ज्ञानेश्वर जी उसी और लाइन नीतीश पर है। कुमार देखिए, नीतीश कुमार कितने बेफिक्र। उधर वोटिंग चल रही थी, नीतीश कुमार पटना में समाहरणालय का निरीक्षण करने पहुंच गए। इसे जल्दी पूरा करो, इसे जल्दी पूरा करो। तो नीतीश कुमार वो काम भी नहीं छोड़ रहे हैं, फिर से समृद्धि यात्रा पर निकलेंगे ही निकलेंगे। हाँ, लेकिन खबर यह है कि अभी निशांत को लेकर फाइनल फैसला नहीं कर पाए नीतीश कुमार कि उन्हें आगे कहां ले जाना है। देखिए, क्या ये अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी उनका होना होगा, जेडीयू का। जी। हाँ, हो गया, तारीखों का ऐलान हो ही गया। हाँ, तारीख का ऐलान हो गया। तो इसका मतलब कि अब कई सारी चीजें बड़ी तेजी से बिहार में पॉलिटिक्स बदलेगी। इसी महीने चुनाव जी। होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी, और नीतीश हम्म कुमार फिर 4 दिन की एक यात्रा करेंगे। तो 4 बिल्कुल। दिन की एक और यात्रा करेंगे, तो वो लगातार उन यात्राओं में अपने वादे कर रहे हैं, अपने वादे दोहरा रहे हैं, लोगों को भरोसा दिला रहे हैं कि वो कहीं नहीं जा रहे। ये एक प्रेशर हम्म टैक्टिक्स है जो हम लोग पहले कह चुके हैं, और इसमें अब कोई नई बात नहीं होगी। ये प्रेशर टैक्टिक्स है बीजेपी को ये दिखाने के लिए कि जो ग्राउंड बनाया गया है उनके रिटायर होने का, पब्लिक के दिमाग में जो इमेज बनाई जा रही है वो पूरी तरह से सही नहीं है। वो अभी कुछ चीजें कुछ गड़बड़ है हेल्थ के मामले में, लेकिन वो अभी भी काम जी। कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, अभी भी ठीक है, वो सक्रिय है। तो ये मैसेज भी देंगे वो। और इसका एक फायदा ये भी मिल रहा है कि वो अपनी पसंद भी जाहिर कर रहे हैं। और जो बिल्कुल। जो दोनों पार्टियों का जो, अगर जैसे हम लोगों ने बेगूसराय में देखा तो सम्राट चौधरी भी थे, विजय सिन्हा भी थे, तो बीजेपी हम्म के तरफ से भी उनको सहयोग मिल रहा है। बीजेपी भी ऐसा कोई मैसेज नहीं होने दे रही है कि वो अकेले कर रहे हैं अपनी, उनकी यात्रा, ये सरकार की यात्रा है। जो जी। समृद्धि यात्रा हो रही है वो नीतीश कुमार की नहीं, मुख्यमंत्री की यात्रा है, सरकार की यात्रा है, और सरकार में भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है। तो अब हम्म चीजें बदलेंगी बहुत तेजी से ये राज्यसभा के चुनाव के बाद। ये राज्यसभा का चुनाव तो ठीक है, 5 लोगों को चुनना था, लेकिन इसके साथ सत्ता परिवर्तन जुड़ा हुआ था, इसके साथ जेडीयू की लीडरशिप में चेंजेज होने थे, निशांत कुमार की एंट्री होनी थी, इसके साथ कई सारी चीजें जुड़ गई थी। तो ये हम्म इसका एक्सप्लेनेशन, इसका डेफिनेशन वो बियॉन्ड चला गया था
राज्यसभा चुनाव का जो एक सीमा होती है उस सीमा से आगे का ये चुनाव हो गया था। और इस बिल्कुल। चुनाव में आरजे मतलब एनडीए ने साबित किया कि वो उसके हाथ में कमान है और अपनी पार्टी को, अपने फोक्स को संभालने में भी तेजस्वी यादव सक्षम नहीं है। उनको तभी जब जब बहुत ही कंफर्टेबल स्थिति हो तभी आप उसको चला सकते हैं, अपनी पार्टी को, राजनीति को संभाल सकते हैं, जब बहुत सारी चीजें कंफर्टेबल हो, आपके पीछे कोई ताकत हो, बड़ी ताकत हो आपके पीछे, या तो लालू यादव स्वस्थ थे तब आप कर पा रहे थे, या नीतीश कुमार आपके साथ होते हैं तब आप कर पाते हैं। ऐसे नहीं होता बिल्कुल। है। और ये विशुद्ध रूप से ये कारण इस बात का है कि जो सलाहकार हैं उसमें आपके पास राजनीतिक जानकारों की और प्रतिबद्ध लोगों की, निष्ठावान लोगों की आपके पास कमी है। अब ये कहा जाएगा, इसमें ये भी अभी चल रहा है कि बीजेपी जो है ऑपरेशन लोटस करती है और वो ऐसे प्रलोभन देती है। भाई ये कोई बात नहीं सुनेगा, आपकी तरफ से भी प्रलोभन में कोई कमी नहीं थी, वो आपकी तो तरफ हमने से भी। कहा अजीत जी, हमने साफ-साफ लिखा भी कि भाई जब आप बिकने के लिए तैयार बैठे हो तो खरीदार तो मार्केट में रहेगा ही ना। हाँ, मार्केट में रहेगा। तो और दूसरे, तो आप किस ग्राउंड पर आप लोगों से निष्ठा सोचते हैं? आप दूसरे कंसिडरेशन में लोगों को टिकट देते हैं, 10 तरह के कंसिडरेशन आपके यहाँ होते हैं। अब क्या हम लोग कहें खुल करके कि क्या कर करके आप टिकट देते बिल्कुल, हैं? बिल्कुल, तो फिर बिल्कुल। आप जब दूसरे कंसिडरेशन पर, आप पॉलिटिकल राजनीतिक योग्यता के दम पर टिकट नहीं देते हैं, आप 10 तरह के दूसरे कंसिडरेशन पर टिकट देते हैं, फिर निष्ठा कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कि वो लॉयल्टी कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो ये जी, एक तो राजनीतिक काम करना चाहिए। देखिए, नीतीश कुमार के बारे में कोई ये बात नहीं कह सकता है कि वो किसी दूसरे कंसिडरेशन में किसी को टिकट देते हैं। कोई ये नहीं कह हुँ। सकता है कि किसी ने टिकट के लिए नीतीश कुमार को पैसा दिया या किसी ने उनके तरफ से पैसा मांगा। ये अगर होगा भी तो कोई बहुत ही एक रेयर कोई इंस्टेंस होगा, किसी दूसरे के बारे में कहा जाएगा। तो आप नेता पैदा करिए ना, लीडरशिप बनाइए अपने लोगों को, तब आप लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे। तो ये बिल्कुल। तमाम अभी सवाल उनकी पॉलिटिक्स पर बहुत गंभीर हैं। वो इस तरह का, कांग्रेस चुनाव में जब आप जाते हैं तो हर चीज जायज है। जिसको जीतना हुँ। है वो तो किसी तरह से जीत रहा है, जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आप भी ऐसा करिएगा। लेकिन ये उनके लिए मतलब आंख खोलने वाली बात है कि चुनाव हारे हैं, उसके 4 ही महीने में इतना बड़ा झटका लगा है। अब भी अगर हुँ। वो चीजों को ठीक करते हैं अपने आसपास की, तो उनके लिए मौके बनेंगे आगे। अभी तो यंग है, लेकिन ये अगर सबक नहीं लेते हैं तो इस तरह के बहुत सारे झटके लगते रहेंगे। तो चलिए, एनडीए के सभी विजेताओं को बधाई। और अब आगे चर्चा यह होगी कि नीतीश कुमार कब इस्तीफा दे रहे हैं। तो कल से इसकी निगहबानी भी हम लोग करेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।